है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुमैरा। मैं हूं हुमैरा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी की बुक से चैप्टर नंबर 2 संघवाद। ठीक है, तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? चैप्टर 2 का नाम है संघवाद। ये जो चैप्टर है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती कि ये जो चैप्टर है ये आपका फर्स्ट टर्म के अंदर ये चैप्टर आने वाला है आपका। ठीक है, फर्स्ट टर्म के अंदर आएगा, जो कि टोटली MCQs है। ठीक है, आपको पूरा का पूरा MCQs आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन MCQs करने के लिए आपको पूरे चैप्टर की समरी पता होना चाहिए। तो इसलिए ये जो चैप्टर की वीडियो है, इसमें आपको पूरी की पूरी समरी मिलेगी पूरे चैप्टर की। इस वीडियो को अगर आप पूरी देख लेते हो तो आपको जो है पूरी की पूरी चैप्टर की समरी आपको पता चल जाएगी। और मैं चैप्टर कराने के बाद MCQs भी कराऊंगी, आपको MCQs वीडियोस भी आएंगी। और इन सभी चैप्टर्स के नोट्स लेने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ पर से जाकर आप इनके नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है संघवाद। सबसे पहले इसमें है सरकार। तो सरकार कितनी तरीके की होती है? सरकार जो है वो दो तरीके की होती है। पहली होती है संघात्मक सरकार और दूसरी होती है एकात्मक सरकार। तो संघात्मक सरकार कौन सी होती है? संघात्मक सरकार वो होती है जिसमें संघ बने हुए होते हैं, यानी दो या दो से अधिक स्तर पर जो सरकार होती है उसको संघात्मक सरकार कहते हैं। और एकात्मक सरकार शासन का एक ही स्तर होता है इसके अंदर। ठीक है, और बाकी इकाइयाँ होती हैं, मतलब कि शासन एक ही जना कर सकता है, शासन का एक ही स्तर होगा और बाकी सारी क्या होती है, उसकी इकाइयाँ होती हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये है केंद्रीय सरकार। इसमें जो है संघात्मक सरकार में कौन कौन सी सरकारें शामिल होती हैं? तो जो संघात्मक सरकार है उसमें जो है क्या होता है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती हैं। ठीक है, मतलब जो केंद्रीय सरकार होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो है स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, और ये जो होती है एकात्मक सरकार, ये केंद्र सरकार जो है राज्य एवं प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है। तो ये आपको इन दोनों में डिफरेंस जो है कंफ्यूज नहीं होना है, डिफरेंस आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, आप वीडियो को आगे पीछे कर बारीकी से अच्छे से देखिए। ठीक है, राज्य शासकों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, राज्य सरकारों के पास। ठीक है, तो यानी जो संघात्मक सरकार है उसमें जो राज्य है, राज्य सरकार जो होती है उनके पास अपनी खुद की शक्तियाँ होती हैं और वह इसके लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ठीक है, दोनों ही जनता को जवाबदेह होती हैं, यानी जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही जनता के कैसे होती है, दोनों ही जवाबदेह होती है जनता के प्रति। भारत में कैसी सरकार है? संघात्मक सरकार है। ठीक है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी है। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, भारत में ऐसी सरकार है, कनाडा में है, जर्मनी में है। अब ये जो है एकात्मक सरकार, यहाँ पर राज्य सरकार है केंद्र सरकार को जवाबदेह होती हैं। राज्य सरकारें क्या करती है? केंद्र सरकार को जवाब देती हैं। ठीक है, और फिर केंद्र सरकार राज्य सरकार को उनका उपाय देता है या जो भी जवाब देता है। तो ये ऐसी सरकारें कहाँ पर देखने को मिलेंगी? फ्रांस में, चीन में और जापान में ऐसी सरकारें आपको देखने को मिलेंगी। आपको ये सरकारें समझ में आ गई होंगी। अब संघवाद के भी प्रकार होते हैं। तो संघवाद कितने प्रकार की होती है? संघवाद भी दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? साथ आकर संघ बनाना। ठीक है, यानी एक सरकार आई, ठीक है, और एक दूसरी सरकार थी पहले से, तो साथ इसके साथ आकर संघ बना लिया। और साथ लेकर संघ बनाना कि एक सरकार थी, उसने ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे साथ आना चाहता है वो आ सकता है, यानी मतलब कि साथ लेकर, सबको साथ लेकर संघ बनाना। अब हम इसको उदाहरण के समझ ये पढ़कर फिर उसके बाद हमें समझते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से। तो जो साथ आकर संघ बनाने वाली जो सरकार है वो किस प्रकार की संघवाद होती है? देखो, दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन करना। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता समान होती है। मतलब कि देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा जब इकाइयाँ होती हैं और उनको साथ लेकर एक बड़ी इकाई बना देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये 1 2 3, ठीक है, मान लीजिए 3 जो है इकाइयाँ हैं। अब मैं इन तीनों को इसके अंदर बांध देती हूँ। ठीक है, और मैंने इसके अंदर कर दिया, तो ये पूरा जो है ये पूरा बन गया। ठीक है, तो ये एक क्या बन गई? पूरी एक बड़ी इकाई बन गई। इन तीनों को जोड़कर एक क्या बन गया? बड़ी इकाई बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है दो या दो से अधिक इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई बना देते हैं, उसका गठन कर देते हैं। और ये जो सारी इकाई, ये जो एक इकाई होती है, सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता जो है एक समान होती है, यानी इसके अंदर 3 इकाइयाँ जुड़ी हुई थी। तो जो तीनों इकाइयाँ हैं उनकी जो
सत्ता है वो समान रहेगी, ठीक है। और ये ऐसे उदाहरण कहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, ठीक है। साथ लेकर संघ बनाना एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, विविधता मतलब कि यहाँ पर कौन कौन से लोग कितने कितने लोग रहते हैं, यानी हिंदू मुस्लिम और कौन कौन से लोग कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये होती है विविधता। तो साथ में विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करा जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे इंडिया में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सिख, ईसाई, ठीक है, और भी धर्म के लोग हैं। तो बहुत सारे धर्मों के लोग हैं और बहुत सारे अलग अलग सब लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कोई तमिल, कन्नड़, ठीक है। तो ये जो क्या करते हैं, ये राज्यों का गठन करते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, राज्यों का गठन करते हैं। और केंद्र जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है और केंद्र के बाद राज्य सरकार आती है, ठीक है। और ऐसी जो सरकार है ये जापान में और भारत में आपको देखने को मिलेगी। ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब प्रधानमंत्री क्या होता है, मतलब प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अब आपको लोकसभा और विधानसभा तो पता ही होगा, मैंने आपको 9th क्लास की वीडियोस में पढ़ा रखा है। अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जो लोकसभा होती है, प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है, बहुमत दल का, जिसको सबसे ज़्यादा दल मिले होते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा मत मिले होते हैं, मत मतलब वोट, ठीक है। सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले होते हैं वो जो है उसका नेता होता है कौन, प्रधानमंत्री कहते हैं उसे। मुख्यमंत्री किसे कहते हैं, विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाले नेता को क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। आपको दिल्ली का उदाहरण अगर मैं दूँ तो दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और हम केंद्र सरकार के यानी मतलब लोकसभा में बात करें तो प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भारत सरकार। भारत सरकार किस तरीके की मतलब इसमें सरकारें हैं, तो सबसे पहले है विधायिका। आपको पता होगा विधायिका के बाद क्या होती है, कार्यपालिका होती है और फिर न्यायपालिका होती है। ये भारत सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है। भारत सरकार के 3 अंग हैं, ये आपको याद रखने होंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये क्या करती हैं, ये क्षैतिज वितरण करती हैं, ठीक है। ये जो तीनों ही अंग हैं ये क्षैतिज वितरण करती हैं, ठीक है। यानी देखिए, भारत सरकार कौन कौन से होती है, पहले आती है केंद्र सरकार, ठीक है। फिर उसके बाद राज्य सरकार, आपको दिख रहा होगा यहाँ केंद्र सरकार, यहाँ राज्य सरकार। राज्य सरकार के बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो ये केंद्र सरकार जो है वो पूरे भारत को देखती है, ठीक है। हम भारत के बारे में पढ़ रहे हैं ना। आपको यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया का मैप मेरे को ज़्यादा अच्छे से बनाना नहीं आता, लेकिन अब कोई बात नहीं, आप ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया का मैप जो है फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये जो है ये इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया है फॉर एग्जांपल, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो पूरा इंडिया है इसके अंदर कौन राज करेगा, जो केंद्र सरकार है, ठीक है। पूरे भारत के अंदर केंद्र सरकार का प्रभुत्व रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर भारत के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स देखने को मिलेंगे, तो वो होते हैं राज्य सरकार। वहाँ पर राज्य सरकार होती है और उन स्टेट के अंदर भी जो राज्य होते हैं, राज्य के अंदर छोटे छोटे प्रांत होते हैं, उनमें जो है प्रांतीय सरकार होती है, ठीक है। इस तरीके की हमारी जो है क्या होता है, सरकार चलती है, हमारी सत्ता चलती है, ठीक है। और ये जो है ऊर्ध्वाधर वितरण भी हो सकता है। फिर उसके बाद अब देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायिकी शक्तियों का वर्गीकरण, यानी किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायिकी शक्तियों का बंटवारा होता है। तो सबसे पहले अगर हम संघ सूची की बात करें तो ये जो 3 सूचियाँ हैं ना, ये आपको याद करनी होंगी, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और कौन सी सूची के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। संघ सूची में कौन सी आती हैं, रक्षा आ गई। रक्षा किसी भी प्रकार की रक्षा हो सकती है, अपने परिवार की रक्षा, घर की रक्षा, ठीक है। बैंकिंग, संचार, मुद्रा, विदेशी मामले, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा राज्य सूची। राज्य सूची में कौन कौन से आएंगे, जैसे राज्य की पुलिस, ठीक है, जैसे पुलिस, सिंचाई, कृषि, व्यापार, वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब क्या होता है, व्यापार। फिर उसके बाद समवर्ती सूची में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ, उत्तराधिकार और गोद लेना।
ये सारी समवर्ती सूची में आ जाएंगी। ये तीनों ही सूची आपको याद करनी है, ठीक है, कि कौन सी सूची में कौन सी आती है। और एक अन्य जो बाकी बच्चे विषय होते हैं ना, वो इसके अन्य में आ जाते हैं, जैसे कंप्यूटर वगैरह। गांव के स्तर पर स्थानीय शासन पंचायती राज कहलाता है। जो गांव के स्तर पर जो स्थानीय राज होता है ना, स्थानीय जो शासन होता है, यानी जो लोग शासन करते हैं गांव के स्तर पर, तो उनको क्या कहते हैं? उनको पंचायती राज कहते हैं। आपको पता होगा गांव में पंचायत बिठाई जाती है, तो उसी को ही पंचायती राज कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गांव में भी किस तरीके की होती है? पहले होती है ग्राम पंचायत, ठीक है, फिर दूसरी होती है पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, ठीक है। कौन कौन सी होती है? ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। अब हम इनको तीनों को ही डेफिनेशन से अच्छे से पढ़ते हैं। तो ग्राम पंचायत जो है प्रत्येक गांव, यानी हर एक गांव या फिर ग्राम समूह की एक पंचायत होती है। आप अगर कभी गांव गए होंगे तो आपको पता होगा कि पंचायत किस तरीके से बिठाई जाती है। तो वही जो समूह होता है ना, वही उसी को पंचायत कहते हैं, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। आपने देखा होगा एक कोई मुखिया बैठा होता है और इसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो एक अध्यक्ष है और वो बहुत सारे कई सदस्य होते हैं। प्रधान अध्यक्ष सरपंच कहलाता है। जो एक बड़ा सा बुजुर्ग से बैठा होता है ना, वो क्या कहलाता है? वो प्रधान अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद पंचायत समिति क्या होती है? तो कई ग्राम पंचायत मिलकर एक समिति बनाते हैं, एक समिति का गठन करते हैं। बहुत सारे ग्राम पंचायत है, बहुत सारे गाँव हैं, मान लीजिए एक गाँव ये है, एक गाँव ये है, एक गाँव ये है। इस गाँव का जो ग्राम पंचायत है वो भी इधर आ गया, वो भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया। तीनों जो है मिलकर क्या करेंगे? एक वो बनाएंगे, एक समिति का गठन करेंगे, ठीक है। हम उसको मंडल समिति या फिर पंचायत हम कहते हैं, ठीक है। पंचायत समिति का गठन करते हैं और इसके सदस्यों को चुनाव जो है उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं, यानी जो जिस गांव के पंचायत हैं उस गांव के ही पंचायत ही इनका चुनाव करते हैं, पंचायत समिति के जो वो होते हैं सदस्य, ठीक है। तो उसके बाद जिला परिषद। तो जिला परिषद कौन सा होता है? जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जितने भी सारी समितियां बनी उन सारी समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है और इसके अधिकांश सदस्यों को चुनाव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जिला परिषद जो है कैसे? जिला परिषद जो है उसमें पहले लोकसभा यानी सांसद होता है और फिर विधानसभा को जोड़ दिया जाता है और विधानसभा में विधायक को जोड़ दिया जाता है। जिला स्तर के संस्थाओं के अधिकारियों को जोड़ दिया जाता है, यानी जिला परिषद के अंदर ये सारे जो लोग हैं सम्मिलित होते हैं। जिला परिषद प्रमुख कौन होता है? इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, राजनीतिक प्रधान, ठीक है। अब उसके बाद हमें जो है स्मरणीय बातें पढ़नी है। ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में तो रखने ही रखने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें है संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, ठीक है। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं। जो संघीय व्यवस्था होती है ना, उसमें अलग अलग स्तर की जितनी भी सारी सरकारें हैं और उनके अधिकार जो है वो संविधान में लिखे होते हैं और साफ साफ उनमें स्पष्ट वर्णित होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, यानी अगर सबजुट मिलकर अगर करेंगे तो तभी बदला जा सकता है। एक ही स्तर की सरकार कभी भी अकेले नहीं बदल सकती, ठीक है। फिर उसके बाद संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना तथा क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे जो 5वां पॉइंट है वो है अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्रांत केंद्र की तुलना में अधिक ताकतवर होते हैं, यानी ये जो तीनों जो कंट्री हैं, इन कंट्री में जो है प्रांत केंद्र की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो प्रांत जो है वो सबसे निचले स्तर पर आता है, मतलब कि प्रांत सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। सबसे ज़्यादा कौन पावरफुल होता है? केंद्र। भारत, बेल्जियम और स्पेन में राज्यों की तुलना में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है भारतीय संविधान में विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है। जो संविधान है भारतीय, उसमें विधायी की जो अधिकार हैं उसमें उनको 3 हिस्सों में बांटा गया। मैंने आपको बताया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, आपको याद करने हैं और इनमें कौन कौन से काम आते हैं ये भी आपको याद होने चाहिए।
फिर उसके बाद है भारत में उपयुक्त 3 सूचियों के अतिरिक्त बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं। जो इसके अलावा जो सारी चीज़ें बच जाती हैं वो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि भारत में 40% लोगों की मातृभाषा हिंदी ही है। यानी जो भारत है उसमें 40% लोग जो है हिंदी बोलते हैं और बाकी जो है वो दूसरी भाषाएं बोलते हैं, जैसे तमिल, कन्नड़, उर्दू वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। ये आपको जो है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद है अनुसूचित भाषाएं। अनुसूचित भाषाएं कौन कौन सी होती हैं और कौन सी भाषाएं कहते हैं, अनुसूचित भाषाएं किसे कहते हैं? तो वे 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में, जो 8वीं मतलब आप जब 11th में आओगे तो आपको 11th में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से संविधान होता है, क्या होता है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया और अनुसूचित भाषाएं कहते हैं और इनको ही अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। फिर उसके बाद भारत में 1992 में संविधान संशोधन करके पंचायतों को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था। ठीक है, यानी 1992 में संविधान में संशोधन करा गया था और क्या संशोधन करने के बाद जो पंचायत थी उनको ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बना दिया गया था। नए संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई, यानी महिलाएं भी खड़ी होंगी पंचायतें में। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये हो जाता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने होंगे। चलिए हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है किसी को देना। ठीक है, विकेंद्रीकरण का मतलब बांटना या फिर देना। ठीक है, तो सत्ता यानी शासन का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि केंद्र। आपको यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर मैं आपको छोटे छोटे से लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका आंसर जो होगा वो होगा केंद्र। एक मिनट, हाँ, केंद्र और राज्य से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को देना, इसका आंसर होगा। ठीक है, केंद्र और राज्य से शक्तियाँ लेकर जो है किसको देना? स्थानीय सरकार को देना, जो है क्या कहलाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ दोबारा से, तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है केंद्र और राज्य से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को देना सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों को चुनाव होता है? ये आपको जो है इसमें आपको नहीं, मतलब इसमें आपको जो है नहीं दिखाया गया होगा कि कहीं पर भी ऊपर, जब आगे वीडियो में कहीं पर भी नहीं होगा नोट्स में। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है आपका NCERT का जो है क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने NCERT पढ़ी होगी तो ये आपको क्वेश्चन आसानी से आता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 36 लाख। अब आप सोचोगे लाख? हाँ जी, 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है स्थानीय शासन वाली कौन कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं? तो नगर पालिका और नगर निगम। नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, नगर पालिका और कौन कौन से हो जाएंगे? और हो जाएंगे नगर निगम। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? ये मैंने आपको बताया था। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर होता है, जिसमें क्या होता है? शासन का केवल और केवल एक ही स्तर होता है, उसको कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था वाली सरकार। कि बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो भाई बेल्जियम में संघीय सरकार है। कौन सी? संघीय। बेल्जियम में संघीय सरकार है। पंचायत समिति का गठन कैसे होता है? तो पंचायत समिति का गठन मैंने आपको बताया था। इसका आंसर जो है मेरे को कमेंट करके बताइए आप। फिर नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को मेयर या फिर महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर। सुना है ना आपने टीवी में, मेयर साहब, वही। ठीक है, मेयर या फिर महापौर। एक मिनट में यहाँ पर लिख देती हूँ, महापौर। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ पर है समरवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है। तो कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है और राज्य सरकार बनाती है। इसका आंसर क्या होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार। फिर क्वेश्चन है भारत के राज्यों में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाने वाली संस्था का नाम क्या है। तो क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है आपका चैप्टर जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। आपके एमसीक्यूज आएंगे इस चैप्टर के अंदर से, मैं आपका एमसीक्यूज करा दूँगी सारे के सारे। ठीक है, तो ये जो है ये वीडियो हो जाती है यहाँ पर कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है इस वीडियो को पहले तो सबसे पहले आप कर दीजिए लाइक करने के साथ साथ क्या करना है, इस वीडियो को आपको कर लेना है शेयर। ठीक है, दूसरा काम आपको शेयर करना है, पहला लाइक करना है। देन उसके बाद आपको आंसर कमेंट करके बताना है जो भी मैंने पूछा है। ठीक है, आंसर कमेंट करके बताइए मेरे को जल्दी से। और कमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। ठीक है, सब्सक्राइब बिल्कुल करना तो भूलना ही मत। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऐसे कुछ ऐसी बेल सी बनी होगी उसको भी प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि मैं आप आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए और आपको समझ में आ जाए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।